सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट ने सबका दिल जीत लिया है। रिस्पेक्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट। अपने जजमेंट की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने पावरफुल लाइन यूज की कि पीरियड सिर्फ एक सेंटेंस को रोक सकता है, किसी लड़की के एजुकेशन को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर ने बताया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल राइट है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को, स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को बोली है कि अब आप सैनिटरी नैपकिन्स, फ्री सैनिटरी नैपकिन्स, वो भी प्रॉपर फंक्शनल टॉयलेट के साथ आपको अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। और ये बात मैंडेमस रिट इशू करके बोली है, ताकि ये बात सिर्फ ऑर्डर पेपर कागजों पर न रहे, बल्कि ये ऑन ग्राउंड वर्क करेगा। तो जो हमारे जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस R माधवन ने इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। किसको? कि अब पीरियड्स जो हैं वो अब लीगल हो चुकी हैं एंड इंडिया सुप्रीम कोर्ट्स रूल्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ अ फंडामेंटल राइट। दिस इज अ बिग बिग डिसीजन। और कमाल की बात तो ये है, ये 2 मेल जजेस ने इस बात का फैसला किया है और इसको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया है। ये आर्टिकल 21 में जाएगा, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंदर आपको अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। ठीक है, डिटेल में जानते हैं इसको आखिर इशू क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लगभग 3 महीने का टाइम दिया है सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि आप जो डायरेक्टिव मैं दे रहा हूं उसको आपको 3 महीने के अंदर अप्लाई कर देना है। कौन कौन से डायरेक्टिव हैं आइए बात करते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हर साल एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के ऊपर आता है। ओके, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने जो माइक्रो थीम है, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स की जो माइक्रो थीम है, हम लोग वहां चलते हैं। यहां पर देखिए मैंने यहां लगा रखा है। ओके, तो जब आप इसको बाई कर लेंगे और फॉर एग्जाम्पल ये हमारी माइक्रो थीम है। ओके, ये यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ माइक्रो थीम लेवल 1 है इसका। हम ऊपर चल के और यहां पर जाते हैं फंडामेंटल राइट को, ठीक है, पॉलिटी का है, क्लिक किया, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन आ चुका था ऑलरेडी राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, आर्टिकल 21। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 के ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर ये देखिए मैंडेमस के ऊपर भी आया हुआ है, जो भी अभी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेमस रिट इशू किया है। विच मींस मैंडेमस रिट इसलिए इशू किया जाता है पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए। यहां पे देखिए ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसका राइट आंसर है सी का मतलब 1 और 3, यानी कि मैंडेमस पब्लिक अथॉरिटीज के लिए, यानी गवर्नमेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। ठीक है, मैंडेमस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं किया जा सकता है अनलेस कि उसमें पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व ना हो। इस केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ही स्कूल्स में यह मैंडेटरी लागू कर दिया है कि सैनिटरी नैपकिन्स जो है इस सबको अवेलेबल कराई जाए और वैसी ही टॉयलेट में जो फैसिलिटीज हैं, वेंडिंग मशीन्स हैं, वो सब अवेलेबल कराई जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलराइट, ये व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, राइट टू प्राइवेसी फिर से पूछा गया है। फिर आर्टिकल 14 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, बैक टू बैक क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं कि भाई अनटचेबिलिटी और एक्सप्लॉयटेशन किसके अंदर आएगा। ठीक है, तो आपको ये PYQs देखकर पता चलेगा और एग्जाम के लिए आप और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। इसको बाय करने के लिए मैंने ऑलरेडी इसमें बताया हुआ है वीडियो के एंड में कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं। यहां पर अगर आप जाएंगे, ये हमारी मार्गदर्शन IAS की M-Book है, हमारे मोबाइल ऐप पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस तरीके से दिया हुआ है अप्लाई। 16 साल के PYQ हैं, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, माइक्रो थीम वाइज हमने इसको डिकोड किया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश के लिए कोड आपको यूज करना है, जो इंग्लिश में है उनको कोड यूज करना है मार्गप्री, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोड यूज करना है UPSC प्री। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस पूरे केस में जो पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए हैं स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को और सेंटर को, नंबर 1 इन्होंने कहा है कि जो भी आप सैनिटरी नैपकिन दोगे वो सैनिटरी नैपकिन बायोडिग्रेडेबल होगा और वो अवेलेबल होना चाहिए वेंडिंग मशीन के थ्रू टॉयलेट्स में ही। ठीक है, तो ये स्कूल अथॉरिटी इसकी जिम्मेदार होगी। दूसरा इन्होंने कहा है कि आपको कवर्ड वेस्ट बिन
होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये बिल्कुल आपने हाइजीन की परवाह नहीं की हो, ऐसे खुला है और फिर गंदगी फैल रही है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो डिस्पोजेबल हो और सेफ और सिक्योर हो वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसमें सेक्शन 19 ये जिक्र करता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब आर्टिकल 19 सेक्शन 19 क्या कहता है राइट टू एक्ट का, वो ये कहता है कि हर स्कूल में, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, वो फंक्शनल टॉयलेट्स होने चाहिए और पुरुष और महिलाओं के अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए, ठीक है, जिसमें प्रॉपर वाटर सप्लाई हो, हाथ धोने की फैसिलिटी हो और साबुन हो और टॉयलेट ऐसे डिजाइन किया जाए कि तो प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, ठीक है, और बच्चों के लिए भी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी। ऑलराइट, और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, उन्होंने कहा है कि स्कूल जो है वो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट गठित करे, जो कि ये इंश्योर करेगा कि अगर किसी लड़की का अगर पीरियड लीकेज हो जाता है, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मान लीजिए कि वहां पे उसका कपड़ा खराब हो गया, लीकेज हो जाता है, तो उसके लिए एक स्पेयर यूनिफॉर्म होना जरूरी है और इनर वेयर स्पेयर रखना जरूरी है, डिस्पोजेबल बैग होना जरूरी है, ताकि वो बच्ची वापस घर ना जाए, ताकि उस बच्ची को मतलब अंदर से शर्म ना आए और ऐसा ना लगे कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। तो स्टाफ बहुत कॉर्डियल होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए और एडिशनल यूनिफॉर्म, एडिशनल इनर वेयर स्कूल वाले प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी चीज कि जो पीरियड है, जो मेंस्ट्रुएशन है महिलाओं के अंदर, वो एक सोशल स्टिग्मा है। लोग जल्दी बात नहीं करते, लोग जल्दी बात करते हैं तो पुरुष शायद हंसने लगते हैं और महिलाएं संकोच करती हैं। तो इस स्टिग्मा को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को भी बोला है कि यहां पर आपको जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए स्कूल्स में आपको पढ़ाना पड़ेगा और दोनों टीचर, मेल फीमेल चाहे दोनों टीचर हों, उनको इस बारे में अपने स्कूल के करिकुलम में ये चीजें बतानी पड़ेगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन सारे बातों को रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लड़की इस वजह से स्कूल नहीं आ रही है कि उसको वहां पर एक सोशल स्टिग्मा है, परेशान किया जा रहा है, उसको किसी ने बोल दिया, कोई चिढ़ा रहा है, उसको शर्म आ रही है, तो पीरियड की वजह से अगर वो स्कूल मिस कर रही है तो ये कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी को गलत करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको सब्सटेंशिव इक्वालिटी का नाम दिया है कि अगर हम सबको समान समझें, सबके लिए समान नियम हो, वो राइट टू इक्वालिटी में नहीं आता है। अगर हमें उसकी पर्सनल प्रॉब्लम भी देखनी चाहिए, हमें बायोलॉजिकल अंदर भी देखना चाहिए कि पुरुष और महिलाएं बायोलॉजिकल दोनों अलग अलग हैं, और अगर बायोलॉजिकल चीज की वजह से अगर वो अपनी शिक्षा को नहीं पा रही है, स्कूल नहीं जा पा रही है, एब्सेंट हो जा रही है, तो फिर ये हमारे संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही सारी चीजें बोला है कि लड़कों को भी आप शिक्षा दीक्षा दीजिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, और उनको मतलब जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में बताइए। कोई भी बच्चा अगर कि बाद में जाके हैरेस ना करे। साइमल्टेनियसली एनसीईआरटी, एससीईआरटी को भी जेंडर सेंसिटिविटी के लिए प्यूबर्टी एज में आपको स्कूल के करिकुलम में डालना पड़ेगा और मैंडेट करना पड़ेगा ट्रेनिंग फॉर ऑल टीचर्स टू बेटर सपोर्ट मेंस्ट्रुएटिंग स्टूडेंट्स। आपको मजाक नहीं करना है, मजे नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है और मे बी आपके घर में किसी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसा मत करें। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो कि शिक्षा व्यवस्था रहती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनको कहा गया है कि जो वो जाके प्रॉपर चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं स्कूल में, ताकि ऐसी फैसिलिटीज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो ऐसी सारी बातें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है सारे स्टेट को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आपको भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें लगता है कि आप उतना ज़्यादा महिलाओं की केयर करेंगे। तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को सुन के। और ये जजमेंट आर्टिकल 19 के अंदर आया हुआ है, राइट टू लाइफ के अंदर, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में, ठीक है। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि 2025 में अभी लास्ट ईयर 2 फंडामेंटल राइट और ऐड किए गए थे, वो 2 फंडामेंटल राइट कौन से थे? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज मैंने वीडियो ली हुई है इसके ऊपर, ये आप दे सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। और रही बात हमारे एम बुक की माइक्रो थीम्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड, 16 साल के पीवाईक्यू टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज, थीम वाइज सेग्रीगेटेड है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया है, उसको जाके आप आज ही बाय कर लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और सैंपल मैं आपको उसका दिखाता हूं। जैसे ये हमारे माइक्रो थीम आप देखोगे
ठीक है, तो ये अगर आप आओगे, ये है माइक्रो थीम हमारी बुक, लेवल 4 है उसका। ठीक, अगर हम इस पे आए पॉलिटी पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला आएगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, आप ये देखिए यहां पे दिया हुआ है कहां से, 2010 में, 2012 में, 2017 में, 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में और 24 तक फंडामेंटल राइट से प्री में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, ताकि आप अपने लक्ष्मीकांत से, आप अपने एनसीईआरटी से ये टॉपिक उठा के पढ़ने लगे। फॉर एग्जांपल रिट एंड देयर फंक्शन, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, राइट टू प्रॉपर्टी पूछा गया, राइट टू प्राइवेसी पूछा गया, फिर यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में पूछा गया, फिर आर्टिकल 14 से 18 का फ्रेमवर्क पूछा गया, और अफर्मेटिव एक्शन, राइट टू मैरी, राइट, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। ऑलराइट, ये सब पूछा जा रहा है आपसे फंडामेंटल राइट से। तो अगर आपने इसको मिस किया तो आप प्रीलिम्स भी मिस कर पाएंगे। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, देन प्रीलिम्स इज योर्स, यू विल राइट मेंस दिस ईयर। ऑलराइट, आई होप की क्लैरिटी है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। जाइए और वीडियो को शेयर करिए, ये बहुत अच्छी न्यूज है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।